हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में। सबसे पहले हम समझेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बायोट सेवर्ट लॉ की बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि हम समझ चुके थे, ठीक है। देखिए, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था, अब वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि एक वायर होता है, ठीक है। अगर इस वायर में, यानी कि किसी वायर की बात करें, अगर वायर में अपन करंट फ्लो कराते हैं तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी वायर में अपन करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। चलिए, अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि एक वायर लिया गया था, ठीक है, और उसके बगल में एक मैग्नेटिक नीडल ले ली गई थी, ठीक है। मैग्नेट, या इसको कंपास भी अपन बोल सकते हैं, ये लिया गया था। अब इसमें क्या किया गया था, बोला गया था कि इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जब वायर में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो हम बोलेंगे कि नो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, ये हमने देखा था। अब देखा था इसके बाद हमने कि अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, अगर इस वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो इस मैग्नेटिक नीडल में या कंपास में डिफ्लेक्शन होगा। तो हम बोले थे यहाँ पे कि डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि अगर इधर करंट फ्लो होता है और मान लेते हैं डिफ्लेक्शन इधर हुआ, ऐसा हम मान लेते हैं कि डिफ्लेक्शन अगर इधर की तरफ हुआ, तो अगर करंट की डायरेक्शन को अपन अपोजिट कर दें, यानी कि नीचे कर दें, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि डिफ्लेक्शन क्यों चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है तो हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। कुल मिला के हमने इसमें ये सीखा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये चीज़ समझ गए, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है। चलिए देखिए, ये हेडिंग है बायोट सेवर्ट लॉ। अब इसमें आप ना अच्छे से समझिएगा कि बायोट सेवर्ट लॉ में क्या आखिर हमें कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लें इसमें कि बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है बी से। किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब इनके बायोट सेवर्ट जो लॉ था, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक वायर लिया था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का एक वायर था और इस वायर में करंट फ्लो कराया गया था, आई करंट फ्लो कराया गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि अपन सपोज कर लेते हैं इस वाले टुकड़े को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक टुकड़ा ले लेते हैं और इस टुकड़े की जो लेंथ है वो DL ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो इस पूरे के पूरे वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या DL जो छोटा सा लेंथ है उसमें भी तो करंट आई ही फ्लो होगा, हाँ बिल्कुल फ्लो होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है।
अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एंगल मेजर करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इससे ये पॉइंट थीटा एंगल पर है। जो डीएल लेंथ है, इस डीएल लेंथ से जो पी पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पर है वो थीटा एंगल पर है। ठीक है। अब देखिए, अगर इस वायर में यानी कि छोटा सा लेंथ है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है जिसकी लेंथ डीएल है, इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मतलब ये बायोट सेवर्ट लॉ में इन्होंने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कहने का मतलब ये है कि इस वायर में अपन जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मिलता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गई। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखा गया था ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है। मतलब ये जो डीएल लेंथ है वो जितना बड़ा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, मतलब अलग अलग पॉइंट की हेल्प से हम देखते हैं इसको। देखिए, इसके बाद बोला गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। अब ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। ठीक है। इसके बाद बात हुई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो आई है, आई ये करंट होता है। ठीक है। किसी वायर में करंट होता है, अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका एम्पियर होगा। ठीक है। इसके बाद अगर डीएल की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि ये स्मॉल लेंथ है। ठीक है, स्मॉल लेंथ है, और इस स्मॉल लेंथ की बात करें तो इसकी यूनिट होगी मीटर, मतलब इसको मीटर में मेज़र किया जाता है। ठीक है। उसी तरीके से ये हम देखेंगे कि थीटा क्या है। तो थीटा एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है? आर और डीएल के बीच का है। तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ठीक है, ये है। अब उसके बाद आर बचा, तो आर क्या है? आर है डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ से इस वायर से इसकी ये डिस्टेंस है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम बोलते हैं बाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इक्वेशन की हेल्प से क्या देखने को मिलती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। चलिए, अगर ये चीज़ आपको ध्यान है, अच्छा, इसमें हम सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये होता है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया। अब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? इज इक्वल्स टू, अपन बोल देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लेते हैं। ठीक है। तो यह आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है। चलिए, एक बात और ध्यान रखिए, हम ये तो ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो अगर डीएल लेंथ के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप इसे डीबी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीबी लिख सकते हैं। ठीक है। हम कहेंगे कि इसके कारण हमें बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिसे डीबी बोलेंगे, तो आप डीबी ऐसे लिख दीजिए, हालांकि ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि छोटे से लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, इसके बाद हम एक और काम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये याद रखिए कि जो के होता है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको ध्यान रहेगी,
के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये होता है इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7। ठीक है, अब देखिए यूनिट की बात करें तो यूनिट हम आपको बता देंगे, ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो अभी आप चाहें तो लिख लीजिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है। ठीक है, इसकी यूनिट। तो आपको ध्यान रहेगा कि के की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि छोटे से लेंथ के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा डी बी इज इक्वल्स टू, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे तो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे के कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा dB को जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए तो के आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा DL। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड ये मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आप देखिए जैसा क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन के हिसाब से इसे रखेंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली इसे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट पुट करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसको dB को आप B भी लिख सकते हैं, वो तो वैल्यू छोटी सी आएगी, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो करंट होगा उसको एम्पियर में लेते हैं, लेंथ को आप हमेशा मीटर में लेते हैं, थीटा जो होता है वो DL और R के बीच का एंगल होता है, R क्या होता है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किस में होती है मीटर में। बात समझ में आ गई। तो बायोट सेवर्ट लॉ में हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अब इसके यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट होता है इसका टेस्ला, लेकिन हम इसकी यूनिट जो है वो दो तरीके से देखेंगे, एक SI में देखेंगे और दूसरा CGS में देखेंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, कुछ बातें हैं उन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम बात करें इसमें यूनिट की तो यूनिट को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो होता है SI यूनिट और दूसरा होता है आपका CGS यूनिट। ठीक है, अगर SI यूनिट में बात करें तो SI यूनिट में आप लेते हैं वेबर पर मीटर का स्क्वायर या इसी को बोला जाता है टेस्ला। तो दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें CGS में तो जो ये है इसको आप यूज़ करते हैं मैक्सवेल में। किस में यूज़ करते हैं? मैक्सवेल में लेते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि 1 टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। इसे कृपया आप याद रखें। ठीक है, आप इसे याद रखिए, ये बात ठीक है। चलिए कुछ कंडीशंस अपन इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम इरेज कर रहे हैं, वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन सबसे पहले देख लेते हैं। अब चलिए देखिए उस कंडीशन को। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसको लेके, ठीक है, एक मिनट, चलिए इसमें देखिएगा। अब हम बात करते हैं दो कंडीशंस हैं उनकी, तो इसे हम बोल सकते हैं स्पेशल केस या कंडीशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं, देखिए हमारा कुछ ये इसी तरीके से था, इसमें हम करंट I फ्लो करा रहे थे। ठीक है, और ये हमारा कुछ टेंजेंट इस तरीके से होता था। अब देखिए यहाँ से एक छोटी सी लेंथ अपन लेते थे DL। अब यहीं से एंगल देखते थे, पॉइंट हमारा इधर होता था, या फिर देखते हैं अपन फर्स्ट हम मान लेते हैं कि एफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री।
कहने का मतलब है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा उसके बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप इधर अभी बी लिख लो, ठीक है। देखिए अगर थीटा की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ के अलोंग आप कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। आप कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो, कहने का मतलब यही है कि इसके अलोंग, क्योंकि अगर आप ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो ये मतलब कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी लाइन के अलोंग लोगे तो आपका थीटा 0 डिग्री आएगा, ठीक है। अब जब थीटा 0 डिग्री आता है तो आप सबको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इसे आप उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। जब वहाँ पे पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं dB इज़ इक्वल्स टू KI dL साइन ज़ीरो अपॉन में R², ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 का किसी भी नंबर में अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस लाइन के या इस लेंथ के अलोंग अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड केस की बात करते हैं, और सेकेंड केस में हम ये मान लेते हैं कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 को अपन क्या π/2 लिखते हैं, हाँ बिल्कुल लिखते हैं। चलिए अब इसको पुट करिए, और थीटा 90 होने का क्या मतलब है कि अगर आपने ये लेंथ ली है, ठीक है, तो इस लेंथ के ये परपेंडिकुलर अपन पॉइंट लेते हैं तभी जाके जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब समझिएगा, तो अब हमें एक बात पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब चलिए उसको उठा के यहाँ पुट करिए तो dB इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा KIDL साइन 90 अपॉन R², ठीक है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे जो साइन 90 की वैल्यू आती है 1, ये मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये मैक्सिमम यानी कि ये मैक्सिमम आ गया तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो लेंथ हमने लिया है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और 0 डिग्री पे जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। वो मिलेगा ही ना, मिनिमम कहाँ से, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो मिनिमम का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हम मैक्सिमम अगर हमसे पूछता है तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम कितना होगा, KIDL/R² के बराबर, और कब होगा, 90 डिग्री पर होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इतनी बातें आप कॉपी करिए। अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे आप समझिएगा कि किस तरीके से डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें ना आप जैसे पीछे हमने बायोट-सेवर्ट लॉ में देखा था, क्या देखा था इसमें, हमने ये देखा था कि जैसे dB इज़ इक्वल्स टू ये आ रहा था KIDL साइन थीटा बाई R², ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें कि डायरेक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए, और डायरेक्शन की बात करें अगर इसके वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, देखो ये स्केलर फॉर्मेट में, ठीक है। स्केलर फॉर्म से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्शन को अपन लिख देते हैं R²। तो अगर हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की तो हम ऐसे लिख दें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, dB को हम B लिख दें अभी काम चलाने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए। तो dB यानी कि B इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा KIDL साइन थीटा अपॉन R², ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किससे दिखाया जाता है, R² से दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर कैप लगा देते हैं तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर,
क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब चलिए आर कैप की बात करें तो आर कैप जो होता है इसकी वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, ये होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए। तो हम चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन में। अच्छा, ये जो आर वेक्टर का मॉड है ना, इसे अपन आर भी लिख सकते हैं, ऐसा होता है, लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं, आप मानिए। तो ये जब आर लिख सकते हैं तो आर का आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा के आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप सबको पता है कि साइन थीटा अगर आता है या साइन थीटा को हटाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस आ जाता है, क्या आता है, क्रॉस आता है। तो इससे हम लिखेंगे के आई, ठीक है। डी एल और आर वेक्टर, ये डी एल वेक्टर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये बाद में आएगा अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी एल और आर के बीच अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा हटा दें तो इससे हम लिख सकते हैं डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखिए ये हम लिख सकते हैं और आपको अभी मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन केवल और केवल इसके लेंथ और डिस्टेंस के हेल्प से ही कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये होता, ठीक है, और अगर पॉइंट हम इस डायरेक्शन में लेते, पॉइंट अगर इधर की तरफ लेते और ये होता, डिस्टेंस आर है, छोटी सी लेंथ हम लेते डी एल, तो अगर हमें डायरेक्शन चाहिए होगा तो देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आर और डी एल यानी कि लेंथ और डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि जैसे ये आपकी लेंथ है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये लेंथ है, ठीक है, ये रहा आपका। इस लेंथ से हम इस डिस्टेंस पर देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन ली जाएगी ना कुछ इस तरीके से, देखिए अपन ये लेंथ है, लेंथ की तरफ से अपन डिस्टेंस की तरफ ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे था, ऐसे अपन मूव करते हैं, तो जब ऐसे मूव करते हैं तो जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की ये इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, मतलब इसके और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर की बात करें तो आप देखिएगा इसके और इसके परपेंडिकुलर क्या ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन हाँ, इसकी जो डिपेंडेंसी रहेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो डिपेंड करेगा कि लेंथ से आप डिस्टेंस की तरफ मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब इस चीज़ को आप समझिएगा कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर हम इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी। अगर हम यहाँ से लेंथ यही ले लें और पॉइंट यहाँ पे ले लें तो फिर जब ऐसे डिस्टेंस मिलाएंगे इसको और इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आप ऐसे चलेंगे और इसमें आप ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो जो थंब हमारा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ऐसे चलेंगे तो ऊपर है और ऐसे चलेंगे तो ये नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा लेंथ से डिस्टेंस की तरफ किधर को मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, लेंथ से डिस्टेंस की तरफ चलते हैं, तो लेंथ से डिस्टेंस ऐसे चलेंगे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, हम इसे राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं, ऐसे चलेंगे। लेकिन अगर इधर के पॉइंट को देखना हुआ तो हम ऐसे चलेंगे, थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। चलिए अगर आपको देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड पूछ देता है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आपका यही होता है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो ये आपका होता है स्केलर फॉर्म। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा,
वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर क्या होगा। तो चलिए अब थोड़ा इसमें समझते हैं अपन कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। तो अपन देखिए यहाँ पे यूज़ क्या क्या करने वाले हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक तो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट को जो रखेंगे हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से। एक तो देखिए हम सबसे पहले बोलेंगे कि जो थंब हमारा होगा, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, सॉरी करंट की डायरेक्शन में होगा। जो थंब होगा वो होगा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, ये चीज़ हो गया। जो हमारा पाम है, पाम हम कहेंगे कि ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। पाम जो हमारा है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। बस दो ही चीज़ों की हेल्प से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसको अलग अलग तरीक़ों से भी बताते हैं, अपन राउंडेड फिंगर भी ले लेते हैं, राउंडेड फिंगर की हेल्प से भी देख लेते हैं, बस ये समझिएगा, ठीक है। या फिर हम बोल दें कि राउंडेड फिंगर की हेल्प से ले लें, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नहीं अपन सबसे पहले इसको उसी से लेते हैं, राउंडेड फिंगर, राउंडेड फिंगर। अगर राउंडेड फिंगर क्या हमें बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एक वायर ये रहा, दूसरा वायर ये रहा, तीसरा वायर आपका ये रहा, चौथा वायर ये रहा, इसी तरीके से बहुत सारे वायर अपन बनाते हैं, फिर उनकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वायर आपका ये रहा, दूसरा वायर आपका ये रहा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट हम मान लेते हैं इस वायर में इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, और इस वायर में जो करंट है इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, और इसमें इसके अपोजिट फ़्लो हो रहा है, इसमें इधर फ़्लो हो रहा है, और इसमें इधर फ़्लो हो रहा है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका क्रॉस इन, क्रॉस इन, क्रॉस का मतलब होगा, क्रॉस तो क्रॉस है, और इन का क्रॉस का मतलब ये बताएगा डायरेक्शन, क्या बताएगा, डायरेक्शन। और इन का मतलब होगा इन्वर्ट द प्लेन। अगर इन्वर्ट द प्लेन है, मतलब हमारी जो फिंगर है अगर इन्वर्ट द प्लेन जा रही है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, क्रॉस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इन्वर्ट द प्लेन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्रॉस का मतलब इन्वर्ट द प्लेन, क्रॉस इन, ठीक है। अब समझिएगा, थंब को हमें कहाँ रखना है, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे रखें, ठीक है। अब राउंडेड फिंगर, फिंगर को राउंड करेंगे, तो अब देखिए जब ऐसे आप घुमाएंगे तो इस वाली प्लेन में, इन सबको भूल जाइए, इस वाले प्लेन की अगर बात करें तो ये राउंडेड फिंगर, फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। फिंगर देखो ऐसे ऐसे अंदर जा रही है, तो ये अंदर जा रही है, लेकिन ऐसे घुमाओगे आप ना, तो जो ये प्लेन है इसमें ये बाहर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे अब देख लीजिए इसमें, ठीक है, इसमें ये रहा, जैसे ये है तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो आप ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे, तो जो ये प्लेन है इसमें ये जो फिंगर्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसके इस वाले प्लेन की बात करें तो आप ऐसे ही तो करेंगे ना, तो इसमें देखिए इस वाली प्लेन में आउट है और इस वाली प्लेन में इन है, तो ध्यान से आप इसे समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इधर की तरफ इन है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर वाले को क्या लिखेंगे, क्रॉस। यानी कि इस वाले प्लेन में, इस वायर के कारण इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्ट द प्लेन होगा, इन्वर्ट द प्लेन होगा, ठीक है। समझ में बात आई। अब इस डायरेक्शन की बात करें तो ये आउट है, ठीक है, आउट, और आउट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। तो हम ये बोलेंगे कि जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट करेगा, या वो होगा इन्वर्ट द प्लेन, इन्वर्ट द प्लेन, ठीक है, ये आएगा। और जो डॉट होगा वो होगा आउटवर्ड, इनवर्ड होता है, ये इन्वर्ट द प्लेन, ठीक है। और डॉट क्या होगा,
आउटवर्ड द प्लेन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉस होगा वो इनवर्ट द प्लेन होगा, जो डॉट होगा वो आउटवर्ड द प्लेन। तो देखिए इस वाले प्लेन में इनवर्ट है और इस वाले प्लेन में आउटवर्ड है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाले प्लेन में क्रॉस होगा, इसमें डॉट होगा। अब इसको देखिए, इसके हेल्प से बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में किस डायरेक्शन में होगा। बाकी सबको भूल जाइए, आप केवल इसको देखिए। तो क्या राइट हैंड अपन लेंगे, जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर को ऐसे रोटेट कराएंगे। ठीक है, फिंगर को राउंड कराएंगे। तो जब ऐसे आप करेंगे तो इस वाले प्लेन में ये फिंगर कहाँ जा रही है, इन जा रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर वाले को क्या बोलते थे, क्रॉस बोलते थे। यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले प्लेन में क्या होगा, तो आप ऐसे राउंड करके ऐसे निकालेंगे तो इस वाले प्लेन में आउट होगा, और आउट का मतलब क्या होता है, डॉट। ठीक है, तो इसके कारण इस वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा और इसमें आउटवर्ड होगा। ठीक है, अगर हम अब इसकी बात करें तो इसे भी समझिएगा। हम ऐसे ही उंगली रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो अब देखिए इस वाले प्लेन में ये अंदर जा रहा है और इस वाले प्लेन में क्या होगा, ये बाहर आ रहा है। तो इस वाले में अंदर जा रहा है तो क्रॉस लिखेंगे और इसमें बाहर जा रहा है तो इसको डॉट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे, तो ये जब घुमाएंगे तो इधर वाले प्लेन में क्या होगा, क्रॉस होगा, और इधर वाले प्लेन में फिर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये चीज़ तो आप समझ गए, अब इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही रखेंगे इस तरीके से, तो ये थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को राउंड कराएंगे तो इसमें क्या होगा, अंदर जाएगा, और अंदर को लिखेंगे क्रॉस, तो इसका मतलब इसमें कहाँ जाएगा, बाहर, यानी कि डॉट। अब इसके कारण देखेंगे तो आप कुछ ऐसे ही रखेंगे, तो जब ऐसे रखेंगे तो इस वाले प्लेन में क्या होगा, अंदर, तो अंदर वाले को क्या लिखेंगे, क्रॉस, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, बाहर। बाहर का मतलब ऐसे ना, तो ये बाहर आएगा, तो इसमें आउटवर्ड और इसमें इनवर्ड होगा। ठीक है, तो हमको तो ये लगता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन निकालेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे किसी वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो खैर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना सीख गए, बहुत अच्छी बात है, इसकी डायरेक्शन भी निकालना सीख गए। अब किसी वायर के कारण देखेंगे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको ना अपन डेराइव नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट ना न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, लेकिन सबसे पहले थ्योरी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम फाइनाइट लेंथ की वायर ले रहे हैं, तो ये हमारी एक वायर है। ठीक है, इस वायर में अपन करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है, अब हम देखते हैं ना कि इसके मिड से ये पी पॉइंट है एक, और ये यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमें ये चीज़ देखना है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कि इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्ट समझना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एंड को, दोनों एंड को मिलाएंगे। यहाँ पे हमने मिला दिया, फिर यहाँ पे हमने मिला दिया। एंगल की बात करें तो यहाँ से आप एंगल ऐसे लेंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस लाइन से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसको अपन θ1 ले लेते हैं और इसको θ2 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ये आपका फाइनाइट लेंथ का वायर है, ए और बी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा इस वायर के कारण आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, हम लिखेंगे बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
अब ये आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब हमने आपको बोला कि आपको डायरेक्ट याद करना है, तो कृपया दिमाग ज़्यादा न लगाएं, आप डायरेक्ट ही याद कर लें। इसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक फाइनाइट वायर का लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, इससे कुछ मतलब r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दे रखा है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। और ये जो थीटा होगा दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तब जाके ऐसा आएगा, ठीक है। अगर दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते तो माइनस आता, खैर ये आगे अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ समझ में आ गया है। अब इसी की हेल्प से कुछ स्पेशल कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली आपको ना स्पेशल कंडीशन ही याद रखने हैं। और अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो अब देखिए, हम मान ले रहे हैं कि इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर कितने लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है। अब इनफाइनाइट लेंथ की है ये वायर। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, अब हम बोल रहे हैं ना कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये वायर है, ठीक है। इसके मिड में एक पॉइंट P है जो इससे r डिस्टेंस पर है, ठीक है, r डिस्टेंस पर है। इसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है। तो P पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे थीटा की अगर बात करें ना, तो ये वायर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना कि जो ये यहाँ से जब उस एंड को मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे लगभग ये सीधे, और जाएगा बहुत दूर और जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको एंगल मिलेगा, अगर इसको थीटा 2 आप मान रहे हैं, तो थीटा 2 की वैल्यू जो आएगी ना लगभग 90 के आसपास जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें ना, तो ये भी, अगर ये थीटा 1 है तो थीटा 1 भी अपना रूप कुछ इसी तरीके से दिखाएगा। तो जो ये एंगल मिलेगा ना, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें साइन थीटा 2, तो हम लिखेंगे साइन थीटा 2 के प्लेस पे क्या आएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर साइन थीटा 1 की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब आगे की बात करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो लिखेंगे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा, देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, ये तो है, ठीक है। साइन थीटा 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन, ऐसे एक बार लिख दें साइन 90, साइन थीटा 2 के प्लेस पे लिखेंगे साइन 90, और इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो लिखेंगे BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। कृपया इसको माइनस ना समझे, ये है, तो 1 1 2 आ जाएगा, 2 2 जा कितना होगा, 4। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे डायरेक्शन पूछ दे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो किस तरीके से अपन दिखाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर का मतलब इसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के बराबर आएगा। कृपया डायरेक्टली याद कर लें, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद करना होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अब ना किसी एंड की बात करते हैं कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का, जैसे ये सेकेंड केस हमारा है,
एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, और इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के एक एंड की बात करते हैं। एक एंड पर एक पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर है। अब हमसे पूछ रहा है कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर θ1 θ2 की बात की जाए तो कैसे करेंगे। θ1 की अगर बात की जाए तो देखो यहीं से मेजर करते थे तो यही है, तो क्या 0 डिग्री होगा। अरे इसी लाइन के ऊपर हैं तो लाइन के ऊपर तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। उसी तरीके से अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है और दूसरे एंड को ऐसे मिलाया जाए तो ये लगभग 90 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। तो θ2 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सारी वैल्यू जिसमें पुट करिए तो BP इज इक्वल्स टू आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये साइन θ1 तो हम लिख देंगे साइन 0, θ1 के प्लेस पे क्या है 0, प्लस साइन θ2 यानी कि साइन 90, ये लिख देंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा। तो BP इज इक्वल्स टू आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr, ठीक है। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी μ0I अपॉन 4πr, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो आप यहाँ से चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr। तो खैर ना, आपको देखिए ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके एक एंड से अगर r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P दे रखा है, ठीक है, तो उस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 4πr के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो एक केस और बचता है, अपन उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब समझिए इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था और उसके ना उसी के अलोंग एक पॉइंट है P, ठीक है, और उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ की बात करें तो θ1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री आएगी और θ2 की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे VP इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4πr, ये लिख देंगे साइन 0 प्लस साइन 0, ठीक है, ये लिख देंगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो BP इज इक्वल्स टू आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr इंटू 0। अब देखिए 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अच्छा, इससे हमें क्या देखने को मिला कि अगर कोई वायर है फाइनाइट लेंथ की हो या इनफाइनाइट लेंथ की हो, अगर उसके एलोंग किसी पॉइंट पर देखा जाए, उसके एलोंग किसी भी पॉइंट पर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 पॉइंट्स थे वो तीनों के तीनों पॉइंट्स यहीं से आए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो खैर आपको याद रहेगा। तो एक शॉर्ट व्यू देख लीजिए। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हमने देखा था कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे मिड पॉइंट यानी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है BP इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr के बराबर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये था कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, इसके एक एंड पर एक पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है BP वो होता है μ0I अपॉन 4πr, इसके बराबर होता है, ठीक है, μ0I अपॉन 4πr। थर्ड पॉइंट हमने ये देखा था कि इनफाइनाइट लेंथ का या फाइनाइट लेंथ का एक वायर हो, उसके अलोंग किसी पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो BP की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है और कृपया अच्छे से ध्यान रखें।